नमस्ते, आई एम डॉक्टर शिप्रा। आई एम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एंड हीलर। और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टडीज़ और उससे जुड़े लाइफ लेसन्स। फ्रेंड्स, हम सभी के जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और उनकी गहरी छाप हम पर पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, जैसे पेरेंट्स और बच्चे का आपस में रिश्ता, सिबलिंग्स का आपस में रिश्ता और लाइफ पार्टनर्स का आपस में रिश्ता। लेकिन एक ऐसा रिश्ता जो हर किसी के इंसान के जीवन में सबसे पहला रिश्ता होता है, सबसे क्लोज होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो होता है उसकी माँ से उसका रिश्ता, यानी कि माँ और बच्चे का रिश्ता। कहते हैं कि माँ ही वो पहला रिश्ता या पहली व्यक्ति होती है आपके जीवन में जो आपको प्रेम और सुरक्षा की भावना का एहसास करवाती है। वही आपकी पहली टीचर होती है, वही आपको बहुत कुछ सिखाती है। एक माँ ही होती है जिसकी गोद में बैठकर बच्चा सबसे सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन तब क्या, जब वही माँ किसी बच्चे की असुरक्षा और दुख की भावना का कारण बन जाए। ये बात समझ में नहीं आती और हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने सुना है कि बच्चा तो हो सकता है कि अपने माता पिता के लिए कुछ ना करे, लेकिन माता पिता ऐसे नहीं हो सकते कि अपने बच्चे के लिए वो दुख का कारण बने। ऐसा ही कुछ निकल कर आया आज की केस स्टडी से। ये केस और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम पेरेंटिंग के बारे में इतनी बात करते हैं। आप सोच के देखिए उस बच्चे के मन पर और दिमाग पर क्या बीतेगी जिस बच्चे की माँ का उसके जीवन में ऐसा रोल रहा हो जिससे उसने प्यार और सुरक्षा की भावना की जगह असुरक्षा और दुख की भावना को महसूस करा हो। क्या वो बच्चा बड़े होकर एक सुखी जीवन व्यतीत कर पाएगा? क्या वो बच्चा हमेशा सेफ फील कर पाएगा? क्या उसके रिलेशनशिप्स आगे जाकर अच्छे होंगे? यही सब समझने के लिए केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस को पूरी तरह से सुनिएगा, जिससे आपको समझ में आए कि सेशन में क्या हुआ और इस केस से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी। अपनी लाइफ हिस्ट्री शेयर करते हुए इन्होंने बताया कि बचपन से ही इनकी माँ का जो बिहेवियर है इनके प्रति वो काफ़ी अजीब है। एक माँ जहाँ बच्चे को सेफ्टी फील करवाती है, बहुत अनकंडीशनल लव देती है, वहीं इनकी मदर जो है उन्होंने बचपन से ही इन्हें काफ़ी डांटा फटकारा है। बात बात पर ताने देना या फिर ऐसे सब प्रयास करना जिससे ये खुश ना रह पाएँ या ये परेशान हो जाएँ, वो उन्होंने किया है। इन्होंने ये भी बताया कि वो हर संभव प्रयास करती रही हैं बचपन से ही अभी तक, जिससे ये परेशान हो जाएँ, ये दुखी हो जाएँ। और जब इनका म्यूज़िकल करियर बन रहा था तब भी वो काफ़ी जेलस फ़ील करती थी इनसे और उन्होंने काफ़ी सारी ऐसे बातें करी जिससे इनको लगा कि वो खुश नहीं हैं। उन्होंने इनसे कहा कि मेरी भी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं तो सिंगर नहीं बन पाई, लेकिन देखो तुम सिंगर बन गई, देखो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। तो लेकिन जो कहने का तरीका था वो ऐसा था कि जैसे वो खुश नहीं हैं। इवन जब इनकी शादी हो रही थी तो उन्होंने बताया कि इनकी जो मदर है उनका कलर काफ़ी फेयर है, वो काफ़ी ब्यूटीफुल है और इनका जो कलर है थोड़ा-सा सांवला है। उन्होंने बताया जब शादी हो रही थी तब भी इन्होंने ये इनकी मदर ने इनसे कहा कि देखो मैं तो इतनी फेयर हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, फिर भी मेरी ये जो शादी है वो इतने अमीर परिवार में नहीं हुई, लेकिन तुम तो ज़्यादा अच्छी भी नहीं दिखती हो और सांवली हो, फिर भी तुम्हारी किस्मत देखो कि तुम्हारी शादी इतने अमीर परिवार में हो गई है। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसी बातें करती हैं जैसे एक माँ तो कभी नहीं कर सकती, तो मुझे लगता है कि मुझसे जेलस रहती हैं, खुश नहीं रहती हैं और मुझे काफ़ी कुछ उल्टा-सीधा बोलती रहती हैं। इन्होंने बताया इवन शादी के बाद भी जैसे लड़की जब भी शादी के बाद में अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है तो हर माँ और पिता जो है वो खुश होते हैं कि बेटे आई है तो वो उसको उससे बातें करेंगे, उसके लिए कुछ अच्छा-अच्छा खाना बनाएँगे या कुछ काफ़ी खुश होंगे। लेकिन उन्होंने कहा जब भी शादी के बाद मैं अपने घर पे गई तो मेरी माँ कभी भी खुश नहीं होती थी, यानी कि वो चाहती थी कि ये घर पे आए ही ना। इन्होंने ये भी बताया कि और अब हाल ये है कि मेरी माँ मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। मैं जब भी उनसे मिलने जाती हूँ तो वो बहुत ही ख़राब रिएक्शन देती हैं। इन्होंने कहा कि सबसे अजीब बात है कि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा किया क्या है जिसकी वज़ह से मेरी माँ मुझसे इतना गुस्सा है, इतनी जेलस रहती हैं, इतनी नाखुश रहती हैं। इन्होंने बताया मेरा एक छोटा ब्रदर भी है, उससे मेरी माँ का बहुत अच्छा रिश्ता है। वो दोनों काफ़ी आ आपस में है ना अच्छा रिलेशनशिप है उनका। और उन्होंने बोला कि मेरे जो फ़ादर हैं, वो हालाँकि मुझसे काफ़ी प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन क्योंकि वो भी मेरी माँ के अगेंस्ट नहीं बोलते और इसीलिए वो भी जब मेरी माँ मुझे कुछ कहती है, तो वो कुछ भी ऐसा करते नहीं हैं, कुछ भी ऐसा कहते नहीं हैं जिससे कि वो चुप हों या अपने व्यवहार को बदलें।
तो अपनी केस हिस्ट्री शेयर करने के बाद में इन्होंने कहा कि मैं यही जानना चाहती हूँ अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन से कि मेरी माँ से मेरा पास्ट लाइफ का क्या कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि इस लाइफ में तो मुझे याद नहीं आता कि मैंने ऐसा कुछ किया हो जिससे मेरी माँ मुझसे इतनी नाराज़ है, इतनी नाखुश है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री बताते हुए भी शेयर करा कि मेरी मैरिज में भी मेरा सेपरेशन हो चुका है, और मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने बताया कि उनको काफ़ी एंगर इश्यूज़ थे, हालांकि अब वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। और जब हमारा सेपरेशन हुआ ना, तो उन्होंने मुझे काफ़ी बार ये बात बोली है कि अ, मैं जो है ना मैरिज में नहीं रह सकता तुम्हारे साथ में, हालांकि मैं फ्रेंडशिप, अगर तुम चाहो तो हमेशा तुमसे फ्रेंडशिप रख सकता हूँ, और मैं तुमसे ही नहीं बल्कि मैं किसी के साथ भी मैरिज लाइफ में नहीं रह सकता। और इन्होंने कहा कि हमारे सेपरेशन के बाद में भी उन्होंने किसी से कोई उनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश उन्होंने नहीं किया है, और वो ना तो कोई सेकंड मैरिज करने का सोच भी नहीं रहे हैं, और हालांकि उनकी कोई रिलेशनशिप भी नहीं है। इन्होंने कहा कि सेपरेशन होने के बाद में भी वो काफ़ी मेरे को सपोर्ट करते रहे हैं मेरे करियर में, मैरिड लाइफ में भी वो काफ़ी सपोर्ट करते थे जब मैं मैरिड थी मेरे करियर में। तो उनका काफ़ी सपोर्टिंग नेचर रहा है, लेकिन शादी हमारी सक्सेसफुल नहीं रही उनके एंगर इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि हमेशा से वो मुझसे कटे कटे रहे, दूर दूर रहे। और इन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है उनसे काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है मेरा। इन्होंने कहा कि मैं कहीं न कहीं ये भी जानना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड से मेरा सेपरेशन हो गया, काफ़ी ज़्यादा उनको एंगर इश्यूज़ थे, काफ़ी हमारी लड़ाई भी हो जाती थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में आज भी उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर है। तो हमारा ऐसा क्या कनेक्शन है जिससे सेपरेशन होने के बाद में भी मुझे उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर है? और डॉटर से भी अगर मेरा कार्मिक कनेक्शन समझ में आए तो मैं जानना चाहती हूँ। तो डिस्कशन के बाद में हमने डिसाइड करा कि अभी जो मोस्ट अर्जेंट चीज़ है, जो उनके लिए जानना ज़रूरी है, जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है आज के लाइफ में, वो है उनकी मदर से उनका क्या कार्मिक कनेक्शन है। तो हमने सेशन का थीम यही रखा कि उनकी मदर से उनका क्या कार्मिक कनेक्शन है, और हमने डिसाइड करा कि और चीज़ें अगर खुलनी है तो खुल जाएगी, क्योंकि अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उन्हें डिस्टर्ब कर रही है वो उनकी मदर से उनका रिलेशन है। तो इस टॉपिक को लेके हमने सेशन किया, और सेशन से क्या निकल कर सामने आया मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो केस को पूरा सुनिएगा, जिससे आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी। तो सेशन शुरू होने के बाद में अपने फर्स्ट ओपनिंग सीन में जब इन्हें कहा गया अपने पैरों की तरफ देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि आप क्या देख पा रहे हैं या आसपास क्या है, तो उन्होंने बोला मुझे बिल्कुल ब्लैक कलर के पैर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें बोला गया ऊपर देखिए कि आपने क्या पहन रखा है और ये क्या महिला का शरीर है या पुरुष का। तो उन्होंने बोला मुझे एक 7-8 साल की लड़की दिखाई दे रही है जिसका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, और ये एक मार्केट प्लेस पे खड़ी हुई है, बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। इन्हें कहा गया कि किस तरह की वेशभूषा है जो लोग आ जा रहे हैं उनकी। तो उन्होंने कहा कि वेशभूषा ऐसी ही है जैसे गांव के लोग होते हैं, इस तरह का दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई साउथ की जगह है। उसके बाद में जैसा कि हम कहते हैं सेशन में कि अपने घर की ओर जाइए और देखिए कि क्या आप देख पा रहे हैं। तो उन्होंने अपने घर को देखते हुए बताया कि मुझे एक छोटा सा, एक थोड़ा पहाड़ी पे घर दिखाई दे रहा है, झोपड़ी टाइप है, और मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और वहाँ पे मुझे झोपड़ी के बाहर पे एक आदमी काम करते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये मेरे पिता हैं। इनसे बोला गया कि आप और आगे जाइए और देखिए और क्या हो रहा है वहाँ पर। तो एकदम से इन्होंने कुछ सोचा और बोला कि नहीं नहीं, ये जो लड़की है जिसका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी डॉटर है। और यहाँ पे जो आदमी काम कर रहा है यहीं पे पास में मैं हूँ, और मैं भी कुछ काम कर रही हूँ यहाँ पर, या शायद खड़ी हुई हूँ। और ये लेडी मैं हूँ, और ये जो लड़की है जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है ये मेरी डॉटर है। इसके बाद में इन्हें कहा गया है कि आप अपने आप को देखिए और डिस्क्राइब कीजिए आप कैसे दिखाई दे रहे हैं, आपने क्या पहन रखा है। तो उन्होंने बोला कि मेरा कलर बहुत फेयर है, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, और मैंने साड़ी पहन रखी है। इनसे कहा गया और देखिए और क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं घर के अंदर हूँ और मैंने कुछ मिठाई बनाई है अपनी डॉटर के लिए, और मैं अपनी डॉटर को खिला रही हूँ। तो इस तरह का इन्होंने सीन देखा, और ऐसा लगा कि सब कुछ अच्छा ही है और काफ़ी अच्छा घर का एनवायरनमेंट है। उसके बाद इनसे कहा गया कि आप किसी नेक्स्ट सिग्निफिकेंट इवेंट में जाइए और एक्सप्लोर करके बताइए क्या हो रहा है। तो उन्होंने एक्सप्लोर करके बताया कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं अपनी डॉटर के साथ में मार्केट गई हूँ, और हम लोग मार्केट में खड़े हुए हैं, और एकदम से कोई लेडी आई और मुझे बोली कि तुम तो इतनी ब्यूटीफुल दिखाई देती हो, इतनी गोरी हो, लेकिन तुम्हारी बेटी किस पर गई है, ये कैसी दिखाई देती है। और जैसे उसने ये बोला तो मैंने बहुत फर्मली बोला कि मेरी बेटी मेरे सबसे सुंदर है।
लेकिन जब उस लेडी ने ऐसा बोला तो मैंने तो फर्मली जवाब दे दिया, लेकिन मेरी बेटी काफ़ी बुरा फ़ील कर रही है, काफ़ी सैड फ़ील कर रही है। ये इस सीन से इन्हें समझ में आया। अपने सेशन में नेक्स्ट सीन को एक्सप्लोर करते हुए उन्होंने बताया कि अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेरी बेटी की शादी हो गई है और वो काफ़ी खुश है, उसकी काफ़ी अच्छे परिवार में शादी हुई है, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मेरी बेटी कंपैरेटिवली काफ़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन है और लोग कहते हैं कि वो अगली दिखाई देती है, हालांकि मुझे वो बहुत अच्छी दिखाई देती है। लेकिन फिर भी उसकी शादी काफ़ी अच्छे परिवार में हुई है, उसका हस्बैंड काफ़ी अच्छा है और अब मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूँ। इसके बाद जब इन्हें नेक्स्ट सिग्निफिकेंट इवेंट को एक्सप्लोर करने के लिए कहा गया तो इन्होंने एक्सप्लोर करके बताया कि मुझे एक सीन दिखाई दे रहा है जिसमें मुझे दिख रहा है कि मैं और मेरे हस्बैंड बीच पर बैठे हुए हैं, और जब हम बैठे हुए हैं ना तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि अब मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूँ, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो गई है और अब मैं अपने करियर में कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ नाम कमाना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो मेरे हस्बैंड है ना, हालांकि बहुत सपोर्टिव है, मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो इंटेलेक्चुअली कोई हाई लेवल पे नहीं है, यानी कि उन्होंने अपने करियर में कुछ खास नहीं किया है, बट मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जब इनसे पूछा गया कि आप आगे एक्सप्लोर करिए अपनी लाइफ को और देखिए कि क्या आपके अंदर स्किल्स हैं और आपने करियर में कुछ आगे किया या नहीं, तो उन्होंने बताया कि अरे हाँ, मैंने तो काफ़ी कुछ नाम कमाया है, मेरे अंदर सिंगिंग का बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत स्किल है, मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ और मैं मेहनत कर कर इस मुकाम पर पहुंच गई हूँ कि मैं अपने गांव से अलग अलग शहरों में जाकर और प्रोग्राम प्रेजेंट करती हूँ, मैं गाती हूँ और मैं सिखाती भी हूँ गाना स्टूडेंट्स को। तो इन्होंने एक्सप्लोर करा, इन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जब भी मैं जाती हूँ मेरे साथ जाते हैं और मैं करियर में इतना आगे बढ़ गई हूँ, इतनी नाम कमा लिया है मैंने, इसमें मेरे हस्बैंड काफ़ी खुश हैं। आगे और सीन्स को एक्सप्लोर करते हुए उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जब हम लोग इधर से उधर जा रहे हैं ना मेरे प्रोग्राम्स के लिए, तो मुझे फ़ील हो रहा है कि ये कर्नाटका है जहाँ पे हम हैं और ये गलियाँ मुझे कर्नाटका की याद दिलाती हैं। तो ऐसा फ़ील हुआ कि ये कर्नाटका में रहती हैं और वहीं पे ये अपने शोज़ करती हैं। उसके बाद में इनसे पूछा गया कि अब आपकी बेटी से आपका रिलेशनशिप कैसा है? तो उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा अब अपने करियर में बिज़ी हो गई हूँ, मेरे शोज़ चलते हैं, मैं सिखाती भी हूँ, तो मैं अपनी बेटी से ज़्यादा मिल नहीं पाती, मैं उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। तो मेरी बेटी है ना, वो ऐसा फ़ील करती है कि जैसे मैंने उसे छोड़ दिया है, मैं उस पे ध्यान ही नहीं दे रही हूँ और मेरी बेटी इस चीज़ से खुश नहीं है, वो बहुत गुस्सा है अंदर ही अंदर और उसे ये भी फ़ील होता है कि वो क्योंकि कोई ख़ास अच्छी नहीं दिखती है, उसमें कोई ऐसा स्किल या टैलेंट नहीं है, तो वो अपने करियर में कुछ ख़ास कर नहीं पाई। वहीं मैं अच्छी दिखती भी हूँ और मुझ में टैलेंट भी है और मैंने काफ़ी मेहनत भी करी है, तो मैं अपने करियर में काफ़ी अच्छा पहुँच गई हूँ ऊँचा। तो वो इससे जेलस भी फ़ील करती है। क्या होता है ना, जब हम सेशन करते हैं तो एज अ कॉन्शियसनेस आप दूसरे की फीलिंग भी समझ सकते हैं कि वो क्या फ़ील कर रहा है। तो हालांकि इन्हें कहा नहीं गया, बट इन्हें अपने आप फील हो गया कि वो क्या फ़ील कर रही है इनके बारे में। आगे इन्होंने इसी लाइफ टाइम में अपने नेक्स्ट सीन को एक्सप्लोर करते हुए बताया कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं और मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे हैं, शायद मेरे प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं और एकदम से ना हम गाड़ी में जा रहे हैं और हमारी गाड़ी को एक किसी गाड़ी ने हिट कर दिया है, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरे हस्बैंड कार ड्राइव कर रहे थे, हमारे पास गाड़ी आ गई थी क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा कर रही थी अपने करियर में और मुझे काफ़ी लगी है, हस्बैंड को भी लगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लगी और एकदम से उन्होंने हेल्प मांगी लोगों से और मुझे शायद हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने अपने शरीर को छोड़ दिया, यानी कि मेरी डेथ हो गई। उसके बाद में इन्हें कुछ और पूछा जाता है, इससे पहले इन्होंने बोला कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि हस्बैंड अभी जब खड़े हुए हैं ना और मेरी डेथ हुई है तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी वजह से मेरी डेथ हो गई है और वो बहुत दुखी हो रहे हैं इस बात पर, बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रहे हैं। इनसे इनके लास्ट थॉट्स पूछने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इनकी तो डेथ सडन हो गई थी, तो लास्ट थॉट्स ऑब्वियसली नहीं होंगे उस टाइम पे क्योंकि इनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी, जैसा कि उन्होंने बताया। और इन्होंने इनसे इनका नाम भी पूछा गया क्योंकि मुझे लगा कि ये काफ़ी फेमस सिंगर हैं, तो क्या नाम है, तो हो सकता है हम कुछ केस को वैलिड कर पाएँ। लेकिन जब इसे पूछा गया तो ये अपने नाम को कुछ याद नहीं कर पाई और उन्होंने कहा कि मैं रीजनल भाषा में गाती हूँ और मैं जो हमारा गाँव है ना तो बहुत छोटा है, मैं थोड़े बड़े गाँव में जाती हूँ, आपको शहर नहीं कह सकते बट थोड़े कोई बड़े गाँव में जाती हूँ जहाँ पे कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं गाँव में, तो वो सब बैठ जाते हैं और मैं वहाँ पर गाती हूँ। मैं शोज़ का मेरा मतलब यही है कि मैं लोगों के बीच में गाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं स्टेज पर गा रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग जैसे गाँव में इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा गाँव है तो वहाँ पर मैं गाती हूँ।
तो इस तरह उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छी मेरी कमाई होती है, क्योंकि वो मैं अच्छा अच्छा गाती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ना पैसे वगैरह वो लोग देते हैं। आगे इनसे पूछा गया कि अब आपकी डेथ हो गई, आपने शरीर को छोड़ दिया, अब अपने शरीर को देखकर बताइए कि वहाँ पे क्या हो रहा है और कौन कौन है वहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि मेरे लास्ट राइट्स हो रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं, वो बहुत रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, और मेरी बेटी भी है वहाँ पर और उनके हस्बैंड भी हैं। तो उनसे पूछा गया कि इस समय जब आपकी बेटी वहाँ पर खड़ी हुई है, क्या महसूस कर रही है, क्या फीलिंग्स आ रही है उसको। तो उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरी बेटी एक तरफ तो बहुत दुखी है, लेकिन कहीं न कहीं वो बहुत रिलैक्स भी फ़ील कर रही है, बहुत सुकून फ़ील कर रही है। उसको ऐसी फ़ीलिंग आ रही है कि अब हमेशा के लिए कंपैरिज़न ख़त्म हो गया। वो कंपैरिज़न जिसमें सभी लोग मुझे मेरी माँ से कंपेयर करते थे, उनकी सुंदरता से कंपेयर करते थे, उनकी सक्सेस से कंपेयर करते थे, वो कंपैरिज़न हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। तो दुःख से ज़्यादा उसको एक सुकून फ़ील हो रहा है, ऐसी मुझे फ़ीलिंग आ रही है। बाद इनसे पूछा गया कि अब आपने शरीर को छोड़ दिया है, अब अपनी आत्मा को देखकर बताइए कि आत्मा किस कलर की है और क्या हो रहा है वहाँ पर, कहाँ है आपकी आत्मा। तो उन्होंने बताया कि मेरी आत्मा सफ़ेद कलर की है और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आत्मा ऊपर की ओर जा रही है, बहुत सारी लाइट्स है वहाँ पर। और इन्होंने बताया एक्सप्लोर करके कि बहुत सारी, ऐसा लग रहा है छोटी छोटी लाइट्स हैं जो कि आत्माएं हैं, और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सोल के ग्रुप्स हैं अलग अलग, और हर ग्रुप में एक मास्टर है, एक मेन सोल मास्टर है जो कि उन्हें गाइड कर रहा है। आगे एक्सप्लोर करते हुए उन्होंने बताया कि मुझे लग रहा है कि मैं भी अपने सोल ग्रुप में चली गई हूँ, यानी कि मेरी आत्मा भी सोल ग्रुप में चली गई और यहाँ पे एक मास्टर गाइड है। इनसे पूछा गया कि जब आपके मास्टर गाइड हैं उनसे आप गाइडेंस लीजिए कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, क्या वो कोई मैसेज दे रहे हैं। तो उन्होंने एक्सप्लोर करके बताया कि हाँ, वो मुझे मैसेज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा लाइफ पर्पस है, जितने भी रिश्ते हैं आज के जीवन में उन्हें लेट गो करना। तुम्हारा लाइफ पर्पस है अपनी सोल को प्योरीफाई करना, जप करना, ध्यान करना, और संगीत में अपने जीवन को इतना रमा देना कि तुम्हारी सोल प्योरीफाई हो जाए। ये पर्पस उन्होंने, इनके स्पिरिट गाइड ने या कहें मास्टर ने इन्हें बताया। और जब ये एक्सपीरियंस हो रहा था, इनके चेहरे पे काफ़ी ब्रॉड स्माइल थी और काफ़ी देर तक ये इसको एक्सप्लोर कर रही थी। मैंने एक दो बार कुछ क्वेश्चंस भी पूछे, लेकिन ये जवाब नहीं दे रही थी और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इनको आ रहा था, तो मैंने इनको थोड़ी देर डिस्टर्ब नहीं करा। और जब ये उस पूरे एक्सपीरियंस को इन्होंने अच्छे से कर लिया और काफ़ी हील इन्हें फील होने लगा, उसके बाद में हमने सेशन को आगे बढ़ाया। और इसके बाद में जब इन्हें इन्हें अपने मास्टर से गाइडेंस मिल गई, तो जैसे कि हर सेशन में इम्पॉर्टेंट होता है कि हम क्लाइंट से ही पूछें, क्योंकि उस टाइम वो अपने हायर कॉन्शियसनेस में होता है कि क्या आपने इस जीवन से सीखा जो आपने देखा है, क्या लाइफ लेसन आपको मिला। तो जब इनसे ये पूछा गया कि जो भी आपने अभी जीवन देखा है इससे आपको क्या सीखने को मिला, क्या आपने सीखा है इससे, तो उन्होंने बोला कि मैंने ये सीखा कि मुझे अपने अपनी बेटी से जो है रिश्ते पे और ध्यान देना चाहिए था। मैं अपने करियर में इतना लग गई कि मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया। हालाँकि वो अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से बार-बार ये बताती रही कि वो अकेला फ़ील कर रही है, वो अबैंडन फ़ील कर रही है। वो चाहती है कि मैं उन पे ध्यान दूँ, फिर भी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह से अपने करियर पे ही फ़ोकस कर दिया। तो ये काफ़ी गिल्ट फ़ील कर रही थी। जो भी टेक्निक होती है उसके थ्रू इनका गिल्ट रिलीज़ कराने की कोशिश की, काफ़ी हद तक इनका गिल्ट रिलीज़ हो गया और ये काम और पीसफुल फ़ील कर रही थी सेशन के बाद में, और इस तरह से इनका सेशन एंड हो गया। जब भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करते हैं, कि जो भी लोगों को कोई भी क्लाइंट देखता है अपने सेशन में, तो हम कोशिश करते हैं उनको ये फ़ील हो कि जो भी लोग देख रहा है, जो स्पेशली काफ़ी क्लोज़ हैं, उनसे आज की लाइफ का क्या कनेक्शन है। हम उन्हें कहते हैं कि इनकी आंखों में देखिए और फ़ील करें कि आज की लाइफ में आपकी किस तरह से आपके साथ में है। तो जब इन्होंने अपना सेशन देखा था और इसमें इन्होंने लोगों को एक्सप्लोर करा था, तो इन्होंने ये एक्सपीरियंस करा कि उस लाइफ में जो उनकी डॉटर थी, जो कि डार्क कॉम्प्लेक्शन थी, जो अगली दिखाई देती थी एज़ पर सोसाइटी, वो इनकी आज की लाइफ की मदर है। और उस लाइफ में जो इनके हस्बैंड थे, जो इनको करियर में काफ़ी सपोर्ट किया करते थे, वो आज की लाइफ के इनके हस्बैंड हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी करंट लाइफ का इनकी पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है। तो जो इनका क्वेश्चन था कि मेरी माँ जो है, मेरी जो मदर है, वो मेरे से ऐसा बिहेवियर क्यों करती हैं बचपन से, जैसे कोई मेरी दुश्मन हो, और मैं इसकी वजह से बहुत अबैंडन फील करती हूँ। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लोर करके देखा कि जब इस पास्ट लाइफ में ये अपने करियर में काफ़ी आगे बढ़ गई थी, तो इनकी जो डॉटर थी वो बहुत अकेला फ़ील करती थी, वो अबैंडन फ़ील करती थी, वो ऐसा फ़ील करती थी कि मेरी मदर मुझ पे ध्यान नहीं दे रही हैं। तो वो जो फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट था, वो जो गुस्सा था उस सोल में, जो इम्प्रिंटेड रह गया लास्ट तक, वही थॉट्स, वही बिलीव्स, वही इम्प्रिंट्स, वही संस्कार वो सोल आज भी कैरी कर रही है। ये क्लासिकल कर्मा पैटर्न है, जिसमें जो भी उस आत्मा ने दूसरी आत्मा को जाने अनजाने फील करवाया, वही वही वो आत्मा आज फील कर रही है।
तो ये समझ में आ गया कि इनकी जो मदर है वो आज के जीवन में इनसे जेलस क्यों फ़ील करती हैं, क्यों इनसे इतना गुस्सा रहती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उस जीवन में जब इनके बहुत सक्सेसफुल हो गई थी और क्योंकि इनके लुक्स भी काफ़ी अच्छे थे एज़ कम्पेयर टू इनकी डॉटर, तो वो काफ़ी जेलस भी फ़ील करती थी। आज के जीवन में भी इनकी मदर इनसे काफ़ी जेलस फ़ील करती है। तो ये समझ में आ गया कि जो उस आत्मा ने उस लाइफ़ में फ़ील करा, यानी कि अबैंडन फ़ील करा और अकेला फ़ील करा, ऐसा फ़ील करा कि मेरी माँ मुझ पे ध्यान नहीं दे रही है, और उसके मन में काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था। यानी कि जब यहाँ तक कि जब ये इनकी डेथ हो रही थी, तब भी उसके मन में दुःख के साथ-साथ एक रिलीफ़ की फ़ीलिंग थी। तो कितना गुस्सा भरा हुआ होगा उस आत्मा में, तो वही गुस्सा वो आज भी कैरी कर रही है, जिसकी वजह से बचपन से इनकी मदर का बिहेव इनके साथ ऐसा है। दूसरा, हमने हालाँकि ये क्वेश्चन तो नहीं रखा था, ये टॉपिक तो नहीं रखा था, फिर भी इसका आंसर कहीं न कहीं समझ में आता है। उस लाइफ़ टाइम में हमने देखा कि जब ये कार में जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, और उस टाइम पर इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रहे थे, अपने आप को दोषी मान रहे थे इनकी डेथ के लिए। और हमेशा याद रखिए कि जो गिल्ट होता है ना, वो एक ऐसी फीलिंग है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। ये अक्सर लोगों को सेल्फ सैबोटाज करने पे मजबूर कर देती है, यानी कि खुद का ही नुकसान करना। और वहाँ पे क्योंकि ये फीलिंग हील नहीं हुई होगी, और इसलिए शायद आज उनका बिहेवियर ऐसा है कि वो गिल्ट इतना ज़्यादा पावरफुली काम कर रहा है कि उन्होंने इनसे शादी करी, लेकिन सेल्फ सैबोटाज के कारण ये ऐसा बिहेवियर करने लगे उस गिल्ट के चलते कि ये उनसे दूर हो गए, और उनकी मैरिड लाइफ जो है, ऐसा उन्होंने बिहेवियर करा इनके साथ में कि इन्होंने ही उनके साथ में मैरिड लाइफ में अलग होने का फ़ैसला कर लिया और ये अलग हो गए। हालाँकि हो सकता है कि कोई और कान में कनेक्शन भी हो इनका, लेकिन उसके लिए एक सेशन काफ़ी नहीं है, उसके लिए हमें और सेशंस करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक ही कारण भी समझ में आता है इस चीज़ का। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें इस केस से क्या लाइफ लेसन सीखने को मिलता है। अगर हम देखें तो जो क्लाइंट हैं, इनके आज की लाइफ का चाइल्डहुड बहुत ही ट्रॉमेटिक रहा, क्योंकि इनकी मदर का इनके साथ बिहेवियर ऐसा रहा जिसके इम्प्रिंट्स आज भी ये कैरी कर रही हैं। आज भी एडल्ट होने के बाद में भी इनकी लाइफ में सुकून नहीं है, पीस नहीं है, और इनके रिलेशनशिप्स भी वर्क नहीं कर रहे, और आज भी एक तरह से इनको एक एंग्जायटी रहती है। वहीं अगर हम देखें तो उस लाइफ टाइम में वो जो डॉटर थी इनकी, उसका भी चाइल्डहुड जो है वो कहीं न कहीं काफ़ी ट्रॉमेटिक था, क्योंकि उसके लुक्स पे और उसके जो कलर है उस पे काफ़ी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ करा और इनसे कंपेयर करा। और बाद में बड़े होने के बाद में भी वो जो है इतना मदर का उनको प्यार नहीं मिल पाया। एक्चुअली जो हमारा चाइल्डहुड होता है, यानी कि 0 से लेके 21 तक, यानी कि जब हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं तब से 21 साल की उम्र तक, हमारा एक तरह से प्रोग्रेसिव स्टेज होता है, क्योंकि 21 की एज में माइंड पूरी तरह से डेवलप हो पाता है। तो ये 0 से 21, स्पेशली 0 से 7 ईयर्स जो एज होती है, वो टाइम होता है जब हमारा जो दिमाग होता है एक तरह से स्पंज की तरह होता है। हम ज़्यादातर अपनी थीटा स्टेट में रहते हैं, और जो भी आसपास हो रहा है, जो भी लोग हमें कह रहे हैं, जैसे भी एनवायरनमेंट में हम हैं, जैसे भी पेरेंट्स हमसे बिहेव कर रहे हैं, वो सब हम स्पंज की तरह एब्जॉर्व करते हैं, यानी कि चाहे ना चाहे वो सब कुछ हम पे असर करता है। और चाइल्डहुड, जैसे कि ये कोई भी अगर बिल्डिंग है, अगर वो स्ट्रॉन्ग उसकी होना है तो उसकी नींव स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। उसी तरह से अगर एक एडल्ट को लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, एक सुखी जीवन जीना है, उसके रिलेशनशिप्स अच्छे हों, उसमें कॉन्फिडेंस हो, एक होलनेस की फीलिंग हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी चाइल्डहुड बहुत ही हेल्दी हो। तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दें, उसको सेफ़ फ़ील करवाएँ, उसको ऐसी लैंग्वेज बोलें, ऐसी चीज़ें बोलें जिससे वो अपने आप को सेफ़ फ़ील करे, हैप्पी फ़ील करे, जॉयफुल फ़ील करे। उसको ये फ़ील हो कि अगर लाइफ़ में कुछ भी हो जाए, मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पेरेंटिंग के टाइम ये सब चीज़ें ध्यान रखें। और कहीं अगर एडल्ट लाइफ़ में अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि आप लाइफ़ में कहीं स्टक हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, एंग्ज़ायटी रहती है, सैडनेस रहती है, कहीं न कहीं वो चीज़ें जो आप चाइल्डहुड में किया करते थे वो आप नहीं कर रहे हैं, या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि वो आपके चाइल्डहुड से आ रही है। तो सबसे पहले अपने साथ बैठिए, अपने चाइल्डहुड में झाँकिए, देखिए कि 0 से 21 ईयर्स तक जो अलग-अलग एज ग्रुप्स थी आपकी, जब आप छोटे थे, जब आप टॉडलर थे, जब आप प्री-स्कूलर थे, जब आप टीनेजर थे, तो आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा था? कैसी फीलिंग्स थी आपकी? कौन-सी नीड्स थी जो आपकी पूरी नहीं हो पाई? पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता कैसा था? अपने साथ बैठिए, इसको एक्सप्लोर कीजिए। अपने इनर चाइल्ड से एक बार फिर मिलिए। आपका इनर चाइल्ड जो आपने जाने-अनजाने कहीं टक कर दिया है, कहीं छोड़ दिया है, उससे फिर से रिकनेक्ट होइए। वो सब चीज़ें करिए जो बचपन में आप करना चाहते थे और अब आपने छोड़ दी है, या आप करते थे जो आपने छोड़ दी है। अपने इनर चाइल्ड से डायलॉग कीजिए।
इन सब चीज़ों से आप फिर से अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कर पाएंगे, और ज़रूरत पड़े तो आप थेरेपिस्ट की हेल्प लीजिए, जिससे कि आप इनर चाइल्ड हीलिंग के थ्रू अपने आप को फिर से रीएस्टेब्लिश कर पाएँ और अपने इनर चाइल्ड से फिर से कनेक्ट हो पाएँ। आई होप कि आज की केस स्टडी आपको पसंद आई होगी, इससे जुड़े लाइफ लेसन्स भी पसंद आए होंगे, और सबसे ज़रूरी इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेशन के बाद मैंने इन क्लाइंट को भी ये सजेशंस दिए। पहला, कि जैसा कि इनके मास्टर ने इनके लाइफ बिटवीन लाइफ में इन्हें कहा कि इन्हें अब मेडिटेशन करना चाहिए, जप करना चाहिए और म्यूज़िक में और हम जाना चाहिए, जिससे इनकी सोल प्योरीफाई हो सके। इन्हें ये भी सजेशन दिया कि इन्हें कॉर्ड कटिंग करना चाहिए अपनी डॉटर से उस लाइफ टाइम की। ये होपोनोपोनो भी प्रैक्टिस कर सकती हैं अपनी करंट लाइफ की मदर के साथ में, जिससे हो सकता है कि वो जो सोल है, वो जो इम्प्रिंट्स कैरी कर रही हैं, वो धीरे धीरे जो है ठीक हो जाए और उनका रिलेशनशिप इनकी मदर से बेटर हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्हें सजेशन दिया गया मेरी ओर से, वो था कि इन्हें अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग पे वर्क करना चाहिए, यानी कि इनर चाइल्ड को रिकनेक्ट करके और उसे रीपेरेंटिंग करने पर वर्क करना चाहिए, जिससे जो भी इनका चाइल्डहुड में जो भी इनको ट्रॉमा मिला इनकी मदर की वजह से, वो हील हो। जब किसी का वुंडेड इनर चाइल्ड, जिसको बचपन में काफ़ी ट्रॉमास फेस करने पड़े या उसकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई, उसे सपोर्ट नहीं मिला, लव नहीं मिला, जब वो अपने इनर चाइल्ड से रिकनेक्ट करता है, उसको रीपेरेंट करता है, तो हील होने के कारण एडल्ट लाइफ में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वो ज़्यादा होल फील करता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है, वो ज़्यादा बेटर फील करता है, यहाँ तक कि उसके रिलेशनशिप्स भी बेटर होते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए आप खुद से भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जिससे कि आपका इनर चाइल्ड जो है वो हील हो, आप उसे रिकनेक्ट कर पाएँ, या आप किसी थेरेपिस्ट की हेल्प से भी इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए वर्क कर सकते हैं। आई होप आज की केस स्टडी आपको पसंद आई होगी, उससे जुड़े लाइफ लेसन्स भी आपको पसंद आए होंगे, और इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में जो भी मैंने शेयर करा आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।